ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Hello everyone, welcome to Indian Academy, and in this video session we are going to discuss a very important aspect of geography, and that is continental drift theory. This theory is not just important for geographical point of view but also to understand the basic structure of Earth. So before we move on and discuss the key concept of this theory, we will first discuss the background of this theory. And the background says this theory was proposed by Alfred Wegener in 1912. So 1912 में Alfred Wegener ने कौन सी थ्योरी दी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जब इस थ्योरी को प्रपोज किया गया उस समय एल्फ्रेड वेगनर के दिमाग में कुछ पेक्युलरिटीज आई। एज वी ऑल नो, एल्फ्रेड वेगनर वाज अ जर्मन मीटेरोलॉजिस्ट और क्लाइमेटोलॉजिस्ट। इसलिए वन डे ही वाज ऑब्जर्विंग द एटलस वेरी केयरफुली एंड ही फाउंड टू मेजर पेक्युलरिटीज। फर्स्ट पेक्युलरिटी वाज द प्रेजेंस ऑफ कोल। जो कोल का प्रेजेंस है, एल्फ्रेड वेगनर जब इन प्रेजेंस को देख रहे थे तब उनके दिमाग में एक बात आई कि जो कोल है इसका फॉर्मेशन होता है प्लांट्स एंड वेजिटेशन के बरे डाउन होने से। जब भी कोई प्लांट होगा या वेजिटेशन होगा वो अर्थ के बीनीथ बरिड होता रहेगा, उसके ऊपर प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस आते रहेंगे, लगते रहेंगे। उन कारणों से दैट वुड मैटर विल बी कन्वर्टेड इनटू कोल, राइट। अब ये जो कोल है इसका ओरिजिन हुआ है कहां से? प्लांट्स एंड वेजिटेशन से। और प्लांट्स एंड वेजिटेशन के लिए दो मेजर चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। सो टेम्परेचर और रेनफॉल जहां पे भी होगा वहां पे हमें किसका प्रेजेंस दिखेगा? प्लांट्स एंड वेजिटेशन का। और धीरे धीरे वक्त के साथ जब वो प्लांट्स एंड वेजिटेशन बरी डाउन होते रहेंगे, उनके ऊपर लेयर्स आती रहेंगी, प्रेशर बढ़ता रहेगा, दैट वुड मैटर विल बी कन्वर्टेड इनटू कोल, राइट। अब जो ये टेम्परेचर और रेनफॉल है इसका प्रेजेंस हमें दिखता है ओवरऑल इक्वेटोरियल बेल्ट में, क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट का अबंडेंस खूब रहता है। सनलाइट का अबंडेंस रहेगा, उसके साथ साथ वहां पे रेनफॉल का अमाउंट भी ज्यादा होता है। तो सनलाइट और रेनफॉल इन दोनों के कारण जो ओवरऑल प्लांट्स एंड वेजिटेशन है वो हमें देखने को मिलेगा कौन से रीजन में? इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में, हम ये कह सकते हैं। बट जब एल्फ्रेड वेगनर एटलस को पूरा देख रहे थे तब उनको पता लगा कि कोल का प्रेजेंस तो टेम्परेट रीजन में रशिया और इंग्लैंड में भी है। तो अगर वहां पे कोल का प्रेजेंस है तो मतलब वहां पे भी कुछ खास वेजिटेशन हुआ होगा। बट वो टेम्परेट रीजन है, वहां पे टेम्परेचर तो बहुत कम है, इतना अच्छा वेजिटेशन नहीं है, तो कोल कैसे आया होगा? एक पेक्युलरिटी तो इनके दिमाग में ये आई। दूसरी पेक्युलरिटी थी प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियर्स। प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जो है उनको जनरली प्रेजेंट होना चाहिए टुवर्ड्स द पोल। क्यों? क्योंकि पोल्स ऐसे रीजन हैं जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचता है। सनलाइट कम होने के कारण वहां का टेम्परेचर बहुत ही नेगेटिव रहता है। बहुत कम टेम्परेचर होने के कारण वहां पे आइस शीट्स और ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन होता है। बट एल्फ्रेड वेगनर ने देखा जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जैसे कि इंडिया और ब्राजील के कुछ रीजन्स, यहां पे भी इन्हें ग्लेशियर्स का प्रेजेंस दिखा। जब वहां पे ग्लेशियर्स का प्रेजेंस दिखा तो एल्फ्रेड वेगनर को लगा कि होने ये पोल की तरफ चाहिए, बट आ कहां पे गए हैं? ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में। तो ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने दो मेजर चीजें निकाली इस चीज से। पहली चीज कि या तो कोई एक क्लाइमेटिक बेल्ट है जो कि शिफ्ट होती रहती है, और उसकी शिफ्टिंग होने से क्या होगा? इक्वेटोरियल रीजन में पहले ठंड थी, उसके बाद ऊपर चली गई बेल्ट तो वहां पे ठंड हो गई। तो उस क्लाइमेटिक बेल्ट के शिफ्टिंग से ये ओवरऑल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सेकंड एस्पेक्ट उन्होंने ये निकाला कि ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है, जो ये लैंड मास है, यही कहीं मूव तो नहीं कर रहा। पहले ये पूरा लैंड मास लेट से इक्वेटर पे था, उसके बाद ये लैंड मास डिवाइड होके, ड्रिफ्ट होके जो आज उनकी पोजीशन है वहां पे पहुंच गया होगा। इसीलिए यहां पे हमें ध्यान रखना जरूरी है कि इस थ्योरी को जब नाम दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो वो एक सिचुएशन के हिसाब से दिया गया, क्योंकि उस समय 1912 में क्लाइमेटोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इतने अच्छे नहीं हुए थे जिससे एल्फ्रेड वेगनर ये प्रूव कर सके कि क्लाइमेटिक बेल्ट्स की शिफ्टिंग से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं या ये सारे के सारे फिनोमिनन्स हुए हैं जो आज हम देख रहे हैं। दैट्स व्हाई
एल्फ्रेड वेगनर वेंट ऑन विद द सेकंड ऑप्शन, जिसका मतलब था जो ओवरऑल लैंड मास है वो पहले कभी ना कभी क्या होता था, एक होता था, और वक्त के साथ साथ उस लैंड मासेस का क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग होना स्टार्ट हुआ। तो ओवरऑल लैंड मास यानी कि कॉन्टिनेंट, उनका ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ यानी कि ड्रिफ्टिंग। इसीलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हम देखें इसको इस पिक्चर की सहायता से, जहां पे हम देख सकते हैं 225 मिलियन ईयर्स अगो जो ओवरऑल अर्थ है हमारी, उसके जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जो भी लैंड मास है, वो सारा का सारा एक दूसरे से इंटैक्ट था। एंड दिस बिगर लैंड मास इज नोन एज पेंजिया। अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम रखा गया पेंजिया, और पेंजिया को अगर हम डिवाइड करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना, फर्स्ट इज पेन एंड सेकंड इज जिया। फर्स्ट इज पेन एंड सेकंड इज जिया। पेन का मतलब है एंटायर एंड जिया का मतलब है अर्थ। सो इस पूरे लैंड मास को बोला गया एंटायर अर्थ और पेंजिया। दिस कंप्लीट लैंड मास was surrounded by a water body, and that water body is known as Panthalassa, is known as Panthalassa। और पैंथलासा को अगर हम डिवाइड करें, सिमिलरली पैन का मतलब होगा एंटायर और थलासा का मतलब है वाटर बॉडी और ओशियन। सो ये एंटायर ओशन जो है, इस एंटायर ओशन को नाम दिया गया पैंथलासा, और जो कॉन्टिनेंट है उसको नाम दिया गया पेंजिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे चलता गया, वैसे वैसे कुछ फोर्सेस के कारण इस पूरे के पूरे लैंड मासेस में क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग होना स्टार्ट हुआ। अब जो फोर्सेस एल्फ्रेड वेगनर ने बताए उसे हम आगे के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखें कि ओवरऑल जो आज हम अर्थ का मैप देखते हैं वो बना कैसे अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेगनर। अब जब टाइम आगे गुजरा 150 मिलियन ईयर्स अगो, ये जो पेंजिया था, इस पेंजिया में ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई। उस ड्रिफ्टिंग के कारण दो भागों में ये बंट गया, दो पोर्शंस में ये डिवाइड हुआ। जो पोर्शन नॉर्दर्न हाफ में गया उसे बोला गया लोरेशिया, एंड द पोर्शन विच इज एट द सदर्न एंड उसे बोला गया गोंडवाना। और यहां पे हमें एक बात याद रखनी है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, दैट सेज इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद ये जो लोरेशिया और गोंडवाना दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है हमारा पूरा लैंड मास, इनके बीच का जो ये वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को नाम दिया गया टेथिस सी। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि ये जो बीच की वाटर बॉडी है, जब ओवरऑल पूरा का पूरा लैंड मास था, उस लैंड मास में डिवीजन हुआ तो बीच का जो वाटर बॉडी बना, दैट वाटर बॉडी इज नोन एज टेथिस सी। तो अभी तक हमने देखा जो नॉर्दर्न हाफ है दैट इज लोरेशिया, सदर्न हाफ इज गोंडवाना लैंड, और इनके बीच का पोर्शन जो ओशनिक पार्ट है दैट इज टेथिस सी, एंड इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। पहले पेंजिया था, उसके दो पार्ट्स हुए, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। थोड़ा और वक्त आगे गया, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ओवरऑल मैप हम देख रहे हैं, एल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि जो ये ड्रिफ्टिंग हुई ये दो साइड में हुई। फर्स्ट टुवर्ड्स द इक्वेटर, फर्स्ट ड्रिफ्टिंग वाज टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड सेकंड ड्रिफ्टिंग वाज टुवर्ड्स द वेस्टवर्ड साइड। अब दो तरह से ड्रिफ्टिंग हुई है, इक्वेटर और वेस्टवर्ड, तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं, इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, राइट। इसके बाद इंडिया चलना स्टार्ट किया कहां पे, इक्वेटर की तरफ। और जैसे जैसे इंडिया इक्वेटर की तरफ मूव करने लगेगा तो आज हम इंडिया की लोकेशन देख सकते हैं। इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद आज हम ट्रॉपिकल रीजन में मौजूद हैं, राइट। उसके बाद आती है बात वेस्टवर्ड साइड की, तो हम साउथ अमेरिका को देखें। साउथ अमेरिका वाज मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट, इसीलिए जो आज साउथ अमेरिका का लोकेशन हम देख सकते हैं दैट इज टुवर्ड्स द वेस्ट, राइट। तो अब हमने यहां पे देख लिया है कि पहले था पेंजिया, उसको सराउंड किया पैंथलासा ने, लोरेशिया एंड गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स अगो तक की पोजीशन है। उसके बाद इक्वेटर और वेस्टवर्ड दो तरीके के मूवमेंट हुए। उन दोनों मूवमेंट से, दोनों ड्रिफ्टिंग से जो आज का हमारा प्रेजेंट मैप है दैट वी कैन सी राइट हियर। सो यहां पे हम देख सकते हैं इंडिया इज अबव द इक्वेटर, साउथ अमेरिका इज टुवर्ड्स द वेस्ट।
इसके पीछे इक्वेटर और वेस्टवर्ड होने के पीछे जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें हम आगे डिस्कस करते हैं। बट जब इन्होंने ये पूरी थ्योरी प्रोपाउंड कर दी, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बोला कि इसके पीछे के कुछ एविडेंसेस भी होने चाहिए जो ये प्रूव करे कि पहले एक बड़ा लैंडमास था और उस बड़े लैंडमास ने क्या किया, ड्रिफ्ट करके आज की इस लोकल पोजीशन को, जो आज हम पोजीशन देखते हैं, उसको मेंटेन किया। तो उसके सपोर्ट में एल्फ्रेड वेगनर ने बहुत सारे एविडेंसेस प्रोवाइड किए, जिसमें पहला एविडेंस है एपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। ये बहुत ही भारी नाम लग रहा होगा हमें, बट इसका सिंपल सा मतलब है जिग सॉ फिट। जिग सॉ फिट कैसे, इसको हम समझते हैं। जिगसॉ फिट का मतलब है जब हम हमारे मैप को देखेंगे, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया तब मैंने बोला कि एल्फ्रेड वेगनर वाज ऑब्जर्विंग द एटलस वेरी केयरफुली। तो अगर हम भी एटलस को केयरफुली देखें तो हम ये देख सकते हैं, जो ये ब्राजील का पोर्शन है, इस ब्राजील का बल्ज, ये कंप्लीट बल्ज जो है, ये जाके शिफ्ट होगा किसके साथ, ये जाके पूरा का पूरा मैच होता है अफ्रीका के साथ, राइट। तो ब्राजील का बल्ज इज मैचिंग विद द अफ्रीका, वन थिंग। सेकंड, अगर हम इस पिक्चर में नहीं इमेजिन कर सकते हैं, बट अगर आप अपने एटलस में देखेंगे तो ग्रीनलैंड के पोर्शन को देखेंगे जो कि कनाडा के ऊपर है, तो ग्रीनलैंड जो है वो कंप्लीटली मैच करेगा किसके साथ, कनाडा के साथ। जो बैफिन बे वाला रीजन होगा, आप अपने एटलस में देख सकते हैं, उसके साथ वो कंप्लीटली क्या करता है, मर्ज करता है। अब हम देखते हैं इंडिया और मेडागास्कर का रीजन, जो कि यहां पे बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। दिस इज द रीजन जो कि अफ्रीका का, जो आज हम मेडागास्कर देखेंगे, मेडागास्कर, अफ्रीका का पोर्शन और इंडिया, ये तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये एकदम एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। तो अब पूरे एटलस को ध्यान से देखा जाए और इन सारे लैंड मासेस को एक दूसरे के साथ फिट करने की कोशिश की जाए, तब हमें मालूम चलेगा कि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से फिट होते हैं। और इसीलिए एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि ये मेरा एक एविडेंस है, जिससे ये हम प्रूव कर सकते हैं कि इनके बाद में जाके क्या हुई थी, ड्रिफ्टिंग हुई थी। पहले ये सारे के सारे लैंड मासेस एक दूसरे के साथ इंटैक्ट थे, राइट। बट दिस वाज नॉट सफिशिएंट। एल्फ्रेड वेगनर ने आगे चल के बहुत सारे एविडेंसेस और दिए, जिनमें सेकंड एविडेंस है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। ये ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। थोड़ा सा हमें एटलस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है नॉर्दर्न अमेरिका में एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिनको बोला जाता है एप्लेशियंस माउंटेन्स। ये ओल्ड माउंटेन्स हैं, बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये इनको बोला हमने एप्लेशियंस। उसके बाद हम यूरोप में जब जाएंगे तब हमें नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, जो ये तीन कंट्रीज हैं, इनको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो हमें माउंटेन्स मिलेंगे उनको बोला गया स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। जब ऑब्जर्व किया गया एप्लेशियन माउंटेन्स और स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, इन स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स और एप्लेशियन माउंटेन्स की रॉक्स की एज को, तो वो एज बिल्कुल सिमिलर आई। अगर इन दोनों की एज सिमिलर थी, इसका मतलब क्या है कि ये जो माउंटेन रेंज है ये पहले बन चुकी थी, एक साथ जुड़ी हुई थी। उसके बाद जब ड्रिफ्टिंग हुई, उस ड्रिफ्ट के कारण ये माउंटेन अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक बन गया एप्लाशियन और दूसरा बन गया स्कैंडिनेवियन, राइट। तो इनकी जो रॉक्स की एज है वो एकदम सेम नजर आती है। ना सिर्फ एज, जब इन रॉक्स का कॉम्पोजिशन भी देखा गया तो वो भी पाया गया कि ये जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन ऑफ एप्लाशियन रॉक्स is exactly similar to the composition of Scandinavian rocks. So that says the complete landmass was earlier intact, right? उसके बाद उसके अंदर क्या हुई, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई। So ये था इनका सेकेंड एविडेंस। थर्ड एविडेंस says प्लेसर डिपॉजिट्स। हम सब में ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि प्लेसर डिपॉजिट्स आखिर होते क्या हैं। पहले हमें समझना है प्लेसर डिपॉजिट्स को। प्लेसर डिपॉजिट्स, पहली बात ये कि वैल्यूएबल मिनरल्स के लिए यूज किए जाएंगे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड, राइट। तो गोल्ड के जो डिपॉजिट्स हैं, जब सेडिमेंटेशन एक्टिविटी होती है, नेचुरल ग्रेविटी के प्रोसेस के कारण, जब सेडिमेंट इकट्ठे होते 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 किसी एक रॉक से एक नया डिपॉजिट बना लेंगे, उसे बोला जाता है प्लेसर डिपॉजिट। जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं, ये एक सोर्स रॉक है और इस सोर्स रॉक को बोला गया, जो बेड रॉक है ये गोल्ड की बेड रॉक है,
राइट, ये है गोल्ड की बेडरॉक। अब इस गोल्ड की बेडरॉक पे रेन वाटर या जो मूवमेंट है वाटर का, वाटर के मूवमेंट के कारण या विंड के कारण वेदरिंग होगी और इरोजन होगा। वेदरिंग का सिंपल सा मतलब है कि ये रॉक टूटेगी, इरोजन का मतलब है जो टूटी हुई रॉक है वो आगे चल के ट्रांसपोर्ट भी होगी। जैसे जैसे वेदरिंग एंड इरोजन एक्टिविटीज इन पूरी रॉक्स पे होती रहेंगी, धीरे धीरे यहां से गोल्ड निकल के डिपॉजिट होता रहेगा। और क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर और डायमंड जो ये वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, इनका वेट बहुत ज्यादा होता है, ये हैवी मिनरल्स होते हैं और हैवी मिनरल्स पे ग्रेविटी का एक्शन ज्यादा लगेगा और नेचुरल ग्रेविटी के प्रोसेस से ये यहां पे आके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जब इनको हम ध्यान से देखेंगे कि जब जहां पे भी गोल्ड का प्रेजेंस होगा ना, उसके साथ साथ उसकी एक बेड रॉक का भी प्रेजेंस होगा जहां से वो गोल्ड आके क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये एक बेड रॉक थी, इस बेड रॉक से यहां पे आके गोल्ड का डिपोजिशन हुआ। सो ऐसे डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। और इनको जो डिपॉजिट किया वो किसने किया? मूवमेंट ऑफ वाटर ने और विंड ने। इन दोनों के कारण, इन दोनों के एक्शंस के कारण यहां पे पूरा का पूरा इनका डिपोजिशन हुआ। अब एल्फ्रेड वेगनर ने जो एक मेजर एविडेंस दिया, दैट वाज द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन द घाना। ये जो अफ्रीका का पोर्शन है, यहां पे है घाना, राइट, और ये है हमारा ब्राजील, राइट। घाना में बहुत सारे गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स मिले, बट प्रॉब्लम ये आई कि जो बेड रॉक थी, जिस रॉक से उस गोल्ड का जो सेटलमेंट हुआ है, जो डिपॉजिट हुआ है, वो बेड रॉक मिली कहां पे जाके? ब्राजील में। हमने पहले इसमें बात किया था कि ब्राजील का बल्ज जो है वो किसके साथ मिला हुआ है? वो मिला हुआ है हमारे घाना के साथ। सो यहां पे ब्राजील और घाना अगर एक दूसरे के साथ हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी बेड रॉक जिससे प्लेसर डिपॉजिट घाना में मिल रहा है, उसकी बेड रॉक कहां पे है? ब्राजील में है। इसका मतलब ब्राजील और घाना पहले एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, जुड़े हुए थे। ये एक बहुत मेजर एविडेंस था टू सपोर्ट हिज थ्योरी जो एल्फ्रेड वेगनर ने दिया, जिसमें बोला गया जो प्लेसर डिपॉजिट है उनकी बेड रॉक तो ब्राजील में है, जो डिपॉजिट्स हैं वो घाना में है। मतलब दोनों पहले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब एल्फ्रेड वेगनर ये थ्योरी प्रोपाउंड कर रहे थे, उस समय आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए और उन आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में बहुत सारे फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया और उसमें एक मेजर फॉसिल था जिसका नाम है मेसोजोरस। हम यहां पे देख सकते हैं, जो मैं फॉसिल की बात कर रहा हूं दैट इज मेसोजोरस। मेसोजोरस की खासियत यह है, दिस इज फ्रेश वाटर रेप्टाइल, दिस इज फ्रेश वाटर रेप्टाइल, राइट। अब यहां पे जब आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए तब पता लगा कि मेसोजोरस के जो फॉसिल्स हैं वो मिले अफ्रीका में और साउथ अमेरिका के सदर्न पोर्शन में। जब हम मैप देखेंगे तब हमें पता लगेगा अफ्रीका और सदर्न अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक ओशन का प्रेजेंस है। और अगर हम बात करें फ्रेश वाटर रेप्टाइल की, तो जो मेसोजोरस है वो फ्रेश वाटर में रहती है, मतलब कि वो इस समुद्र को पार करके साउथ अमेरिका से अफ्रीका या अफ्रीका से साउथ अमेरिका नहीं आ सकती। दूसरी बात, ये रेप्टाइल है तो ये डीप वाटर में इतना ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब था कि अगर इन दोनों के फॉसिल्स अफ्रीका और सदर्न अमेरिका में मिले हैं तो उसका एस्पेक्ट एकदम क्लियर है कि अफ्रीका एंड सदर्न अमेरिका पहले आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे, जिन कारणों से जो मेसोजोरस है वो बहुत आसानी से क्या कर सक रहे थे? ट्रेवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। बट उसके बाद इनकी ड्रिफ्टिंग हुई और इनके बीच में क्या आ गया? एक ओशनिक पार्ट आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एविडेंसेस व्हिच एल्फ्रेड वेगनर गेव इन सपोर्ट ऑफ हिज थ्योरी, राइट। तो हमने 4 एविडेंस, मेजर एविडेंस डिस्कस कर लिए हैं। जिग्सॉ फिट है, प्लेसर डिपॉजिट है, उसके साथ साथ रॉक्स की एज है और हमारे फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ मेसोजोरस के साथ ही नहीं था, और भी बहुत सारे फॉसिल्स थे, जैसे लिस्ट्रोसोरस। इनके भी एविडेंसेस हमें देखने को मिलेंगे कि बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं,
बट वो इसी कंडीशन में हो सकते हैं जब ये पूरा का पूरा लैंड मास एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो, राइट? सो दीज ऑल वर द एविडेंसेस. नाउ वी केम अप टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है फोर्सेस बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. एल्फ्रेड वेगनर ने कुछ फोर्सेस बताए जिनके कारण उन्होंने बोला कि ये जो कंप्लीट लैंड मास है ये एक जगह से दूसरी जगह इनका ड्रिफ्टिंग हुआ. उसमें पहला फोर्स उन्होंने बोला इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड पोल फ्लीइंग फोर्स. ये फोर्स बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगा जिसका नाम है पोल फ्लीइंग फोर्स. इसको भी हम डिस्कस करते हैं. उसके पहले एक फोर्स इन्होंने बताया फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी. यहां पे थोड़ा सा साइंस का एस्पेक्ट आता है. वो ये कहता है कि जब भी ग्रेविटी एक्ट करती है तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगी. ग्रेविटी का जब भी एक्शन होगा वो सेंटर ऑफ मास पे होगा. और अगर सेंटर ऑफ मास अर्थ की बात करें तो वो कहां पे लाई करेगा? मेजरली इक्वेटर पे, राइट? इसीलिए ये बोला गया कि इक्वेटर वर्ड्स मूवमेंट इसीलिए हुआ है क्योंकि ग्रेविटी जो है वो कहां पे काम कर रही है? सेंटर पे, इक्वेटर पे काम कर रही है. और वो सारी चीजों को कहां पे लेके जाना चाहेगी? इक्वेटर की ओर लेके जाना चाहेगी. दिस वाज द थॉट behind the movement or drifting of all these continents towards the equator. तो पहला एस्पेक्ट ये हुआ. सेकंड एस्पेक्ट उन्होंने बोला पोल फ्लीइंग फोर्स. पोल फ्लीइंग फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन. यहां पे हम ध्यान से समझें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक आउटवर्ड फोर्स है. आउटवर्ड फोर्स का मतलब जब भी हम किसी भी एक राउंड अबाउट पे अपनी गाड़ी भी चला रहे होंगे तब हमें ये एहसास होगा कि अगर हम राइट की तरफ मुड़ रहे हैं तो हमारी जो बॉडी है वो कहां की तरफ जाएगी? लेफ्ट की तरफ जाएगी. मतलब ऑलवेज इन सर्कुलर मोशन देयर इज अ फोर्स व्हिच विल बी एक्टिंग आउटवर्ड्स. और उस आउटवर्ड फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हमारी अर्थ क्या है? स्फेरिकल शेप में है, रोटेट कर रही है. उसके रोटेशन से जब हम उसका टॉप व्यू देखें तो जब भी अर्थ रोटेट करेगी, रोटेशन के कारण हमेशा क्या होगा? एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा. और उस आउटवर्ड फोर्स ने ये बोला कि अगर मान लो ये हमारा पहले का पूरा लैंड मास है, ये पोल की तरफ पूरा का पूरा पेंजिया है, राइट? जब अर्थ रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो यहां पे इस पूरे के पूरे पोर्शन को कहां की तरफ धकेला जाएगा? इक्वेटर की तरफ. क्यों? क्योंकि ये आउटवर्ड मूवमेंट है. अब यहां पे एक चीज और हम समझ सकते हैं, जो हमारी अर्थ है वो कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, राइट? ओब्लेट शेप है. अर्थ का शेप है ओब्लेट. ओब्लेट का मतलब यह है कि जो अर्थ का इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे अर्थ थोड़ी सी ज्यादा बाहर की तरफ निकली हुई है. बाहर की तरफ निकले होने का कारण क्या है? इसको हम इमेजिन करें अपने दिमाग में और ये सोचें कि जैसे हम किसी भी एक चीज को रोटेट करेंगे, उसके रोटेशन के कारण जो पोल से निकला हुआ मास है ना, वो कहां की तरफ जाने लगेगा? इक्वेटर की तरफ. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बॉल लें, उसको पानी में भिगोएं, उसके बाद उसको घुमाएं. जब हम उसको घुमाएंगे तो पानी जो होगा वो कहां की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ निकलेगा. इसीलिए अर्थ, अगर आज हमारी अर्थ जो है जिस स्पीड से रोटेट कर रही है उसका रोटेशन और फास्ट कर दिया जाए तो जो पोल का मास है वो कहां की तरफ मूव करने लगेगा? इक्वेटर की तरफ. उसका रोटेशन स्लो है, इसीलिए जो आज की कंडीशन है उसमें इक्वेटर हल्का सा बाहर की तरफ है और पोल से अर्थ थोड़ी सी क्या हुई है? अंदर की तरफ दबी हुई है, राइट? इन्हीं कारणों से हम देख सकते हैं कि इक्वेटर वर्ड्स मूवमेंट जो एल्फ्रेड वेगनर ने बताया वो था दो फोर्सेस के कारण. पहला है पोल फ्लीइंग फोर्स एंड सेकंड फोर्स इज आर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट? तो इक्वेटर का उन्होंने बयान कर दिया. अब दूसरा पोर्शन आया, उनको बोला गया कि अच्छा जी बताइए वेस्टवर्ड किस लिए गया? तो उन्होंने बोला कि एक फोर्स है जिसको बोला जाता है टाइडल फोर्स. टाइडल फोर्स का मतलब है जब अर्थ और मून आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इनकी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है तो उसके कारण टाइडल फोर्स का जनरेशन होता है. अभी तक हम इतना ही समझ लें, जब नेक्स्ट हम वीडियोस देखेंगे उसमें टाइडल फोर्सेस को अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे. बट अभी के लिए हमें इतना जानना जरूरी है कि टाइडल फोर्स इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड मून. ये इतना समझ लें, राइट? अब जब इनकी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण जो टाइडल फोर्स है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उससे कि वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ? तो एल्फ्रेड वेगनर ने कहा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है. अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, बट जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो कहता है कि अगर एक एक्शन है
तो उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा। इसके कारण अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, देयर विल बी एन अनदर फोर्स जो कि उसको वेस्ट टू ईस्ट यानी कि ईस्ट टू वेस्ट भी लगेगा। इन कारणों से अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट है और ये जो पूरा का पूरा पेंजिया था इस पे एक ऑपोजिट फोर्स लगा, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसके कारण ये कहां की तरफ जाना शुरू हुए, वेस्टवर्ड जाना शुरू हुए। तो अब हमारी दो बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। फर्स्ट इज इक्वेटरवर्ड्स मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी एंड पोल फ्लीइंग फोर्स। पोल फ्लीइंग फोर्स कुछ नहीं है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अर्थ के रोटेशन के कारण आता है। उसको एक नाम दिया। क्यों नाम दिया? क्योंकि पोल से फ्ली होके कहां पे आए हैं, इक्वेटर की तरफ आए हैं, राइट। सेकेंड फोर्स इज टाइडल फोर्स एंड टाइडल फोर्स के कारण मूवमेंट कहां पे हुआ है, वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ है, राइट। सो दीज वर द फोर्सेस बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। बट जो मेजर एस्पेक्ट था इस थ्योरी का वो है इसका क्रिटिसिज्म। और इसका क्रिटिसिज्म ये कहता है कि जितने भी फोर्सेस एल्फ्रेड वेगनर ने बताए वो सफिशिएंट नहीं है कि इतने बड़े लैंड मास को वो क्या कर दें, एक जगह से दूसरी जगह तक ड्रिफ्ट कर दें। अगर इतने बड़े फोर्सेस नहीं है तो मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा लैंड मास जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रिफ्ट नहीं हो सकता। द ग्रेटेस्ट क्रिटिसिज्म हैज बीन द फोर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट proposed by him. Tidal force need to be 10,000 million times stronger. अगर हमने वेस्टवर्ड मूवमेंट करना है तो टाइडल फोर्स को 10,000 मिलियन टाइम्स ज्यादा होना पड़ेगा जो आज लगता है, जिसके कारण ये जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स है वो क्या हो सकें, एक दूसरे से ड्रिफ्ट कर सकें। सेकेंड, उन्होंने बोला जो जिग्सो फिट हमने देखा, जो पहला एविडेंस उन्होंने बताया कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, जो जिग्सो फिट है वो भी बहुत सारी जगहों पे कंप्लीट नहीं है। कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे हम ये कह सकते हैं कि वो जिग्सो फिट अप्लाई होता है, बट सारी जगहों पे ये अप्लाई नहीं होता। तो ये भी बहुत ही जनरलिस्टिक जो इनके एविडेंसेस थे वो उन्होंने प्रोवाइड किए, जो पूरा कंप्लीट एस्पेक्ट इस थ्योरी को नहीं दे सकते थे। Next was rocks of the same age and similar characteristics are found in other parts of the world too. तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे और जगह भी हैं जहां पे रॉक्स जो हैं उनकी एज सिमिलर हो सकती है। तो ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि आप ये बता दें कि जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले जुड़े हुए थे और बाद में एक दूसरे से अलग हो गए। सो दीज ऑल वर द क्रिटिसिज्म ऑफ एल्फ्रेड वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आई होप आप सब लोगों को पूरी थ्योरी कंप्लीट समझ में आई होगी, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।